और रात का ना जाने कौन सा पल था जब बाहर से तेज बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी तो अरूश खौफ से उठकर बैठ गई थी। कुछ लम्हे तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये किस तरह का धमाका है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से बिजली कड़की तो वो चीख कर खौफ से बेड पर से दोबारा लेट गई। जब उसे महसूस हुआ कि शहीद बेड पर ही मौजूद था, उसके चीख कर उसके करीब आने पर उसने गैर महसूस अंदाज में उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार बनाया। रिलैक्स अरूश, मैं पास हूँ तुम्हारे, यहीं पर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, परेशान होने की या डरने की ज़रूरत नहीं, वो उसे अपने करीब करते हुए बोला था। शहीर उसके बेहद करीब था, जिसे महसूस करके उसे कुछ सुकून मिला, जबकि वो शहीर के सीने पर सर रखती खुद को उसमें छुपा लेना चाहती थी। उसके डर को महसूस करते शहीर ने अपने बाजू को उसके गिर्द मजबूत किया और उसकी पीठ को सहलाया। रिलैक्स हो जाओ, यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है। पहले बारिश होती रही, अब बाहर बर्फबारी हो रही है और इसी तरह सारी रात बादल गरजते रहते हैं। सवात का मौसम ऐसा ही रहता है। तुम्हें घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो उसे खुद से लगाए ब्लैंकेट पूरी तरह उड़ाते हुए बोला था उसे। सो जाओ, सो जाओ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, वो उसे रिलैक्स करते हुए बोला। लेकिन वो सोई ही नहीं। उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार मजबूत मजीद करते वो आहिस्ता आहिस्ता कांप रही थी। शायद कच्ची नींद से जागने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई थी। डर भी क्या चीज़ है, इंसान को वहाँ ले जाता है जहाँ उसके अपना होश भी नहीं रहता। उस वक्त उसकी धड़कनों के साथ लगी कपकपाती नाजुक जान शहीर के लिए इम्तहान बन रही थी। वो कब तक खुद पर कंट्रोल करता। उसका डरना, कांपना, उसके सीने पर उसकी गर्म सांसों का लम्स उसे बहकाने में कामयाब हुआ। वो जितना कोशिश करता था उससे दूर रहने की, उतना ही वो उसके खुद पास आ जाती। वो जितना इस रिश्ते में उसकी मर्जी चाहता था, वो उतना ही उसे बहकाती थी। अपने करीब आने पर अब उसकी तरफ से किसी पेशकदमी का इंतज़ार करना शहीर के लिए शायद अब इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। वो खुद इस तरह की हरकतें करती थी कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। जिस तरह इस वक्त वो उसके जज्बात को अपने हाथों बुरी तरह मजबूर कर गई थी। वो चाहकर भी अपने आप को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाया। ये उसके बस से बाहर था और वो उसके हुस्न से नज़रें चुराकर उसके हुस्न की तौहीन नहीं कर सकता था। उसे पता नहीं कि वो उसकी कुर्बत को शहीर क्या नाम देता है, लेकिन वो जैसे खुद पर उस शख्स को फ़र्ज कर चुकी थी। उसकी सारी बातें मानना या फिर अपना आप उसके हवाले कर देना, ये सब उसे अपने फ़राइज़ लगते थे। शहीर शायद नोट नहीं करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हर चीज़ संभालने लगी थी। शहीर की एक एक चीज़ का वो ख्याल रखने लगी थी। वो शहीर के कपड़े, जूते, खाने पीने, हर चीज़ पर नज़र रखती। हाँ, लेकिन जब शहीर घर में ना हो, वो खुद बाहर नहीं निकलती थी। उसे ज़्यादा लोगों में घबराहट होती थी। शायद वो उन सब में घुल-मिल इसीलिए नहीं पा रही थी। लेकिन उसे लगता था कि वो शहीर की अच्छी बीवी है, वो उसका अच्छे से ख़्याल रखती है। अब शहीर की नज़र में यह सब कुछ क्या था, वो नहीं जानती थी। वो उसे खुद से करीब करता जा रहा था, जबकि बाहर एक बार फिर से बादल गरजे और उसकी बाहों में नाज़ुक वजूद काँपा। अरे रिलैक्स, तुम्हें अब भी डर लग रहा है मेरे इतने करीब होते हुए भी, वो जैसे बेयकीनी से पूछ रहा था जब वो आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार मजबूत करते अपने आप को छुपा गई। गुड, तुम्हें मेरे पास होते हुए हरगिज़ भी नहीं डरना चाहिए। यकीन करो, मैं तुम्हें नहीं डरने दूंगा। तुम्हारा डर, तुम्हारा खौफ, सब कुछ खत्म कर दूंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। वो काफ़ी देर से कमरे में आया था, जबकि वो जो कब से उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता नींद में उतरती चली जा रही थी। जब अचानक ही उस पर से ब्लैंकेट उठाता, अचानक सर्दी की शिद्दत ने हमला किया तो वो गुस्से से अपने सामने खड़े बारिक को देखने लगी। ये क्या नाफरमानी है बीवी, मैं तुमसे कह कर गया था कि सोना मत, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, वो काफ़ी सख्ती से उससे पूछ रहा था। मैंने कोई नाफरमानी नहीं की, ठीक है ना? और वैसे भी हम यहाँ घूमने फिरने आए, बाहर आप मीटिंगें कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका होता है? मैं इतनी देर से आपके आने का इंतज़ार कर रही थी, आप खुद इतने लेट आए हैं। अब दीजिए मेरा ब्लैंकेट मुझे वापस, बहुत नींद आ रही है मुझे। खुद उन गोरी मेमों के साथ मीटिंगें ख़त्म नहीं होती और बीवी बेचारी सारी रात सर्दी में बैठकर इंतज़ार करती रह जाए। अब जाकर आप अपनी मीटिंग्स ही करें, सोना है मुझे, वो ब्लैंकेट खींचते हुए बोली। जबकि बारिक के हाथ से वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकी। बारिक, मैंने कहा ब्लैंकेट दे मुझे, ठंड लग रही है मुझे, वो गुस्से से बोली। यहाँ आने के बाद उसने वादा किया था कि वो किसी तरह का काम नहीं करेगा। बस आज की एक ऑनलाइन होम मीटिंग है जिसे उसने अटेंड करना है और क्लाइंट ऑफ कंट्री है।
جس کی وجہ سے یہ میٹنگ اٹینڈ کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہو چکا تھا۔ وہ 11 بجے سے باہر گیا تھا اور اب تقریباً رات کے 1:30 بجے اس کی واپسی ہو رہی تھی۔ اس نے زورش کو انتظار کرنے کے لیے کہا۔ وہ ایک اچھی بیوی کی طرح کافی دیر اس کا انتظار بھی کرتی رہی، لیکن اب نیند آہستہ آہستہ اس پر حملہ آور ہونے لگی، جس کی وجہ سے وہ مزید انتظار میں بیٹھ کر اپنی نیند خراب نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ سونے کے لیے لیٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ نیند اس پر پوری طرح سے حاوی ہوتی، وہ گہری نیند میں اترتی، وہ واپس آ گیا اور اب اس کے سر پر سوار اسے نافرمان ہونے کا خطاب بھی دے چکا تھا، جس پر وہ بلا اٹھی تھی۔ یار، میں نے بتایا نا میٹنگ لمبی ہو جائے گی، اور میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ میرا انتظار کرنا، اور تم یہاں گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو۔ وہ اس کے ساتھ بستر میں گھستے ہوئے بولا، جبکہ اس کے ٹھنڈے پیروں کا لمس اپنے پیروں پر محسوس کرتے وہ کپ کپا اٹھی۔ کیا ہوا بیوی، تمہیں کرنٹ کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کے گرد اپنے بازو کا حصار بناتا وہ شرارت سے بولا تو اسے گھورتے ہوئے اس کے کندھے پر زوردار مکہ مار چکی تھی۔ چھوڑے مجھے باریک، آپ کے پیر بہت زیادہ ٹھنڈے ہیں، خبردار جو اپنے پیروں سے میرے پیروں کو چھوا بھی تو۔ وہ غصے سے اس کے پیروں سے اپنے پیروں کی پہنچ دور کر رہی تھی، لیکن شاید وہ اس وقت بھول چکی تھی کہ وہ پوری طرح اس کے بازو میں قید تھی، اور پیروں کو قابو کرنا اس کے لیے کون سا مشکل تھا۔ وہ اسے پورا اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ چلو ایزو، بہت ٹائم ہو گیا، اب سو جاتے ہیں۔ وہ دونوں کوئی فلم دیکھ رہے تھے جو کہ ان دونوں کی فیوریٹ تھی۔ فلم جیسے ہی ختم ہوئی، زبر نے ٹی وی آف کر دیا، جبکہ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ نہیں نہ بھیا، ایک اور فلم دیکھیں گے، ویسے بھی ہم نے کون سا کہیں جانا ہے۔ ہوٹل کے مینیجر کہہ رہے تھے کہ کل بھی سارا دن برف باری ہوتی رہے گی، سارے راستے بلاک ہوں گے، ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے، تو چلے نا، فجر پڑھ کے سوئیں گے دونوں۔ دیکھیں گے سب کل سارا دن بور ہوتے رہیں گے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھومتے رہیں گے، اور پھر بور ہونے سے تو بہتر ہے نا کہ ہم سارا دن سو کر گزار لیں۔ ویسے بھی تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پھر جاگنا پڑے گا فجر پڑھنے کے لیے، تو پھر ایک ہی دفعہ فجر پڑھ کے سوئیں گے نا۔ دیکھیں کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے میں نے آپ کو۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کر اس کے بیڈ پر آنے لگی کہ زبر نے اسے وہیں بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اپنے بستر پر ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ اس کی عادت بہت بری تھی، وہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور اس طرح گرم گرم لحاف سے بار بار نکل کر وہ اپنی طبیعت خراب کر رہی تھی۔ اس لیے زبر نے اس کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتے اس کی بات پر غور کیا، اور وہ اس کی یوں منتیں کرنے پر اتر آئی تھی۔ آخر زبر نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا، کیونکہ اس کا آئیڈیا برا نہیں تھا۔ کل سارا دن بور ہونے سے بہتر تھا کہ وہ دونوں سو کر آرام سے دن گزار لیتے، کیونکہ ویسے بھی ہوٹل کے مینیجر نے یہ بات کہی تھی کہ برف باری کی وجہ سے کل سارے راستے بلاک ہو جائیں گے، اور اگر راستے بلاک ہوں گے تو مطلب صاف تھا، وہ لوگ کہیں پر نہیں جا سکیں گے، اور انہیں سارا دن کمرے میں ہی گزارنا تھا، اور کمرے میں گزار کر وہ سوائے بور ہونے کے کیا کرنے والے تھے۔ زبر نے سوچتے ہوئے ٹی وی واپس آن کیا۔ بتاؤ کون سی فلم دیکھنی ہے، اور فلم اچھی ہونی چاہیے، مجھے لو سٹوری زیادہ پسند نہیں، تو کوئی فائٹنگ شائٹنگ والی فلم بتاؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بھی سوچنے لگی۔ ہاں رکیں، کوئی ایسی فلم دیکھیں گے جس میں ہیرو پولیس والا ہوگا اور ہیرو کی مونچھیں بھی ہونی چاہیے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے بولی تو زبر کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی۔ ایسی فلم دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا ہیرو تو لائف تمہارے پاس موجود ہے۔ وہ اپنی مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دیتے ہوئے بولا، جس پر ایزا صدقے جاتی اس کی نظر اتار چکی تھی، اور ایک دفعہ پھر سے فلم ڈھونڈنے میں مصروف ہوئی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ یہ لو، یہ کوئی وقت ہے فون کرنے کا؟ 2 بجے کس کو موت پڑ رہی ہے؟ اگر آپ کا وہ موٹو ڈی ایس پی ہوا نا، اس کو بول دینا میں سو رہا ہوں۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کے ڈی ایس پی صاحب سے اس کے سارے گھر کے لوگ خار کھاتے تھے۔ بدھو، اگر میں یہ کہوں گا کہ میں سو رہا ہوں تو وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں نے فون کیسے اٹھایا۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں، جو بھی بولنا ہے بول دینا، لیکن کہہ دینا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بھائی، انسان کی کوئی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، وقت بے وقت یہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ مجھے بالکل پسند نہیں آپ کے یہ کام۔ لوگ خاص طور پر وہ موٹو ڈی ایس پی تو بالکل پسند نہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ایک پولیس والا صرف اپنی نوکری کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی دنیا نہیں، کوئی فیملی نہیں، کوئی چھوٹی بہن نہیں جس کے وہ نخرے اٹھا سکے۔ وہ منہ بناتے بول رہی تھی، جبکہ زبر سکرین پر چلتا نمبر دیکھ رہا تھا۔ یہ نمبر کس کا تھا اسے اندازہ نہ تھا، لگتا ہے کوئی رانگ نمبر ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا، جبکہ رانگ نمبر سن کر ایزا خوش ہوئی تھی۔ سکون کا سانس لیتے واپس بیڈ پر لیٹ چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی، کیونکہ رانگ نمبر بھی پولیس والے کے پاس کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہیلو سر، آپ زبر صاحب بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے کوئی اور آدمی تھا۔
हाँ मैं ज़बर बात कर रहा हूँ। आप कौन है? उसने पूछा। सर मैं शनाया मैडम का गार्ड हूँ। थोड़ी देर पहले आपने मुझे नंबर दिया था। बाहर सर बर्फ़बारी हो रही है और मैनेजर ने कहा कि रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त शनाया मैडम कह रही हैं कि उन्हें कहीं बाहर जाना है, कहीं घूमने के लिए। मेरे मना करने के बावजूद बात नहीं मान रही और मुझे कह रही हैं कि मैं उनसे दूर रहूं। मुझे भी साथ ले जाने को तैयार नहीं, बल्कि वो तो हमें बताने को भी तैयार नहीं। वो तो इत्तेफाक से पता नहीं क्या सोचकर मैं कमरे से बाहर निकला तो उन्हें जाते हुए देखा मैंने बाहर। मेरी तो वो बात मानने को हरगिज़ तैयार नहीं है। प्लीज़ सर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाएं, गार्ड परेशानी से कह रहा था, जबकि इज़ा के सामने वो कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि इज़ा को अगर इस बात का अंदाज़ा हो जाता कि वो यहाँ आने के बाद भी किसी तरह की ड्यूटी कर रहा है तो उसने हंगामा कर देना था। इसलिए सिर्फ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? वो जो कब से उसकी तरफ देख रही थी, फ़ोन बंद होने पर उससे पूछने लगी। यहाँ किसी का नहीं, कोई रॉन्ग नंबर था। तुम फिल्म ढूंढो यार, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं ज़रा चहलकदमी करके आता हूँ, सर्दी में ना पैर अकड़ जाते हैं। वो उठकर खड़े होते हुए बोला। झूठे बहानेबाज, सब पता है मुझे, बाहर सिगरेट पीने जा रहे हैं आप। हद है, इन चीज़ों के बगैर तो मेरे भाइयों का गुजारा नहीं होता। जाइए पी आइए और कुल्ली करके आइएगा, कमरे में स्मेल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कितने प्यारे हैं मेरी शेरी भैया, सिगरेट को छूते भी नहीं, और आप तीनों छी छी। वो मुंह बनाते हुए बोल रही थी। हाँ तुम्हारा शेरी दूध का धुला है और हम सब पानी के। मैं सिर्फ कभी कभी पीता हूँ, और वो जरान का बच्चा तुम्हारा फेवरेट भाई। बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, जल्दी से पी कर आइए। मुझे कोई शौक नहीं आपके मुंह से अपने भाइयों के खिलाफ कुछ भी सुनने का। वो कानों पर हाथ रखते बोली तो वो नफ़ी में सर हिलाता सिगरेट की डब्बी उठाकर बाहर निकल गया। वैसे वो जा तो शनाया के लिए ही रहा था, लेकिन अगर हल्की फुल्की अपनी तलब भी पूरी कर ले तो इसमें कुछ गलत तो ना था। सर शुक्र है आप आ गए। देखिए मैडम मेरी बात नहीं मान रही, मैंने ज़बरदस्ती गाड़ी की चाबी ली हुई है। सर ने मना किया था ड्राइविंग से, लेकिन फिर भी मैनेजर से ज़बरदस्ती गाड़ी की चाबी ले लिया, वो भी मेरा लाइसेंस देकर। वो परेशानी से उसे बताने लगा, जबकि वो नज़रें दौड़ा रहा था कि आखिर वो गई कहाँ। अगर उसके पास अपना लाइसेंस नहीं है तो ये मैनेजर उसे गाड़ी कैसे दे सकता है? सर मैंने कल ही गाड़ी बुक करवाई थी यहाँ से कि मैडम को कहीं घूमने फिरने के लिए जाना हो तो मैं ले जाऊँगा, लेकिन अब मैडम मेरे लाइसेंस पर ज़बरदस्ती गाड़ी चलाना चाहती हैं, और इस वक्त वो बाहर वाला गेट खुलवाने गई हैं, क्योंकि बाहर रोड ब्लॉक हो रहे हैं। इसलिए वॉचमैन ने बाहर जाने से मना कर दिया। उस बेचारे से फजूल में लड़ रही हैं। ये लड़की साइको है क्या? वो गार्ड से पूछने लगा, जो कि उसके पूरी बात बताने के बाद अब परेशान सा साइड पर खड़ा था। सर ऐसी ही हैं, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा उनका। कभी इतनी मासूम बन जाती हैं कि हद नहीं, इनसे मासूम दुनिया में कोई लगता ही नहीं। और कभी इतनी ज़िद्दी कि आधी रात को ब्लॉक सड़कों पर गाड़ी लेकर जाना चाहती हैं। इसे तो मैं सेट करता हूँ। आज के बाद गाड़ी चलाना तो दूर की बात, गाड़ी में बैठने से पहले भी 1000 बार सोचेगी। वो उसे जाने का इशारा करता खुद मेन गेट की तरफ चला गया। यू इडियट, दरवाज़ा खोलो। तुम लोगों को इतने पैसे खुद पर रोक टोक लगाने के लिए नहीं दे रखे मैंने। होटल के स्टाफ हो तुम, मेरे बाप नहीं जो मुझे यहाँ से जाने से मना करोगे। बुलाओ अभी। खोलते हो या बुलाऊं तुम्हारे मैनेजर को यहाँ? वो बेहद गुस्से से बोल रही थी, जबकि ज़बर उसके पीछे आ रुका। इस बेचारे को क्यों डांट रही हो? इधर मुझसे बात करो। क्यों इतने पैसे दिए हैं तुमने इस होटल वालों को? मैं भी जानना चाहता हूँ मैं भी। अपने पीछे से अचानक ज़बर की आवाज़ सुनकर वो उछल ही पड़ी थी। आप तो अपने सामने उसे खड़े देख वो घबरा गई। हमेशा की तरह उसे वो थप्पड़ याद आया, जिसे महसूस करके उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया। हाँ मैं, और मैंने कहा था कि तुमसे शायद तुम भूल गई हो। देखो शनाया, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। मैं तुम्हारे गार्ड्स की तरह तुम्हारा गुलाम हरगिज़ नहीं हूँ। एक पुलिस वाला हूँ, और एक पुलिस वाला अपनी बात कैसे मनवाता है तुम अच्छे तरीके से जानती हो। आखिर तुम्हारे घर में एक बहुत ही काबिल इंसान मौजूद है। आप मेरे नहीं। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, समझे तुम? और तुम मुझे रोकने का कोई हक नहीं रखते। ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूँ वैसे गुजारूँ। मैं तुम्हारी इजाज़त की मोहताज नहीं हूँ, और मैं जाऊंगी, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं होते। वो कपकपाते लहजे को मजबूत करते हुए बोल रही थी। जब उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, वो घबरा कर पीछे हटते अपने चेहरे पर हाथ रख चुकी थी कि कहीं वो दोबारा उस पर हाथ ना उठाए। न जाने क्यों उसके इस तरह से घबराने पर ज़बर को शर्मिंदगी सी हुई, और उसके पास आते आहिस्ता से उसने उसके हाथ को अपने हाथ में कैद किया। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, और मुझे पता है तुम एक अच्छी और प्यारी सी लड़की हो। अब तुम यहाँ पर किसी को तंग नहीं करोगी, और ना ही अपने बाबा की परेशानी की वजह बनोगी। चलो कमरे में चलकर आराम करो, सब रास्ते ब्लॉक हैं।
इस वक्त तुम्हें कोई बाहर नहीं लेकर जा सकता, और वैसे भी सुनसान सड़कों पर या बर्फ़ में घूमकर क्या हासिल कर लोगी तुम? मैंने सुना है यहाँ पर जंगली भेड़िए इंसान को पल में निगल जाते हैं, हड्डियाँ तक नहीं मिलती लोगों की। वो उसका हाथ थामे उसे अंदर की तरफ ले जा रहा था, जबकि वो बिना किसी तरह की ज़िद किए उसके साथ जाने लगी। कल तो नहीं, लेकिन परसों तुम्हारे गार्ड तुम्हें अपने साथ घुमाने के लिए ज़रूर ले जाएंगे। सवात में बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखकर तुम एंजॉय कर सकती हो। वो उसका हाथ थामे यूं ही उससे बातें करते उसे वापस कमरे में ले आया था। सो जाओ आराम से। वो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल गया, जबकि उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वो इतनी ज़िद्दी लड़की से इस तरह आसानी से बात कैसे कर रहा था। उसे खुद भी समझ नहीं आया था कि वो इतनी ज़िद्दी सी लड़की उसकी बात इतनी आसानी से कैसे मान गई। खैर जो भी था, वो कमरे में आया तो टीवी ऑन था, जबकि इज़ा अपने बिस्तर के अंदर घुसी शायद नींद में उतर चुकी थी। वो टीवी बंद करके अपने बेड पर आ गया, जबकि उसकी सोचें शनाया के साथ ही बंधी हुई थी।